अंशु कॉम स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर का अगला पार्ट। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मींस डिमांड को स्टार्ट कर लिया है, जिसमें कि इसके मीनिंग को मींस डिमांड के मीनिंग को अच्छे से समझ लिया है। उसमें अनुसूचियों को, मांग वक्र को समझ चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का अगला पार्ट मींस मांग फलन को समझेंगे, मांग के फंक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मांग के फंक्शन को समझते हैं, मांग के फलन को समझते हैं, मांग फलन को समझते हैं। मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध प्रकट करता है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। हम लोगों ने इसकी परिभाषा को समझ लिया है, परिभाषा को पढ़ लिया है, अब समझने की बारी है। तो चलिए समझते हैं। मांग फलन किसी वस्तु की मांग, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक मीन्स वस्तु को जो मांगा जा रहा है, वस्तु की जिस मात्रा को मांगा जा रहा है, जिस वस्तु को मांगा जा रहा है तथा उसके विभिन्न निर्धारक मीन्स उस वस्तु को प्रभावित करने वाले या उस वस्तु से संबंधित सभी कारकों को, सभी घटनाओं को हम लोग मांग फलन के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु की मांग, उस वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग, जिस वस्तु को मांगा जा रहा है उसकी मांग की मात्रा, वस्तु की कीमत मीन्स वस्तु की जो कीमत है या उपभोक्ता की आय मीन्स कंज्यूमर, उपभोक्ता क्रेता का जो इनकम है, या बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं, इससे वो कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे प्रभावित होता है। मीन्स सीधा मतलब मांग फलन का यह है कि मांग जिन जिन कारणों से प्रभावित होगी, मांग में जिन जिन कारणों की वजह से उतार चढ़ाव आएगा, बढ़ोतरी कमी होगी, उसी चीज को हम लोग मांग फलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं अब मांग फलन के आगे के। तो मांग फलन दो प्रकार का होता है, मांग फलन दो प्रकार का होता है। जैसे मांग वक्र दो प्रकार के हुए थे, मांग अनुसूची दो प्रकार के हुए थे, ठीक उसी प्रकार हमारा मांग फलन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग फलन को। तो व्यक्तिगत मांग फलन, एक व्यक्ति विशेष की मांग किन कारकों से प्रभावित होती है? व्यक्तिगत नाम सुनते ही, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है, उसके अनुसार व्यक्तिगत नाम सुनते ही हमारे माइंड में यह फिक्स हो जाता है कि इसमें एक व्यक्ति, पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति से संबंधित सभी बातों को बताया गया है। इसमें एक व्यक्ति के मांग को, जो व्यक्ति के मांग की जो मात्रा ऊपर नीचे होती है, घटते बढ़ते रहती है, वह क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसे हम लोग व्यक्तिगत मांग फलन में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसका शॉर्टकट है dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट में px pr y t और e। पढ़ तो लिए पर समझ में तो नहीं आया ये लिखा क्या है। तो चलिए आगे समझते हैं इन बातों को कि ये आखिर लिखा क्या है। dx मीन्स एक व्यक्ति द्वारा x की मांगी गई मात्रा, d फॉर डिमांड, x एक वस्तु है मीन्स वस्तु x की एक व्यक्ति के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है, उसे ही हम लोगों ने dx कहा। f फॉर फंक्शन, f फॉर फंक्शन। तो इसमें फलन मीन्स जो जो वस्तु को प्रभावित करेगी उसे पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं प्रभावित करती है? तो px, pr, y, t और e। तो चलिए इनके मतलबों को भी देख लेते हैं। px, px, So P
मांग की जा रही है उसकी कीमत। तो हम लोग इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, महंगाई किसे कहते हैं? जब वस्तु वही है जिस वस्तु का उपयोग उपभोग हम लोग कर रहे हैं, जब उसी उपयोग उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। जैसे कि होली के टाइम में, ठीक, होली के टाइम में प्याज का दाम बहुत बढ़ जाता है। रेगुलर दिनों में जितना प्याज का प्राइस होता है वो नॉर्मल रहता है। हमेशा इंसान 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो आराम से पर डे नहीं तो एक दिन बीच करके सप्ताह में एक बार 1 किलो 2 किलो 1 किलो 2 किलो ऐसे करके खरीदता ही है। पर होली के टाइम में दाम इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण इंसान जहां 2 प्याज सब्जी में डालना चाहिए था वहां सिर्फ 1 ही डालता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ चुकी है, उसका मायने बढ़ चुका है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत सामान्य कीमत से अचानक से बढ़ जाएगी तो उसके मांग में उसको खरीदने की मात्रा में कमी आ जाएगी। ठीक, प्याज का दाम जब 25 रुपया केजी था तो हम लोग एक दिन बीच करके हमेशा 1 केजी लिया करते थे, जितनी जरूरत होती थी उससे ज्यादा भी डाल दिया करते थे। पर जैसे ही वो 25 के जगह पे 50 का केजी हो जाएगा, क्या हम लोग एक दिन बीच करके हमेशा 1 केजी खरीदेंगे? नहीं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सप्ताह में एक ही बार 1 केजी खरीदेंगे और उससे पूरे सप्ताह चलाएंगे, सोच सोच कर चलाएंगे जो हाँ आधा ही देना है, बहुत महंगा है। ठीक, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आगे इसका बहुत उपयोग है। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इस बात को तो दिमाग में रख ही लीजिए, है ये क्या, बहुत आसान है, सामान्य बात है, हमारे रेगुलर जीवन में चलता रहता है। जैसे ही हमारे लिए किसी वस्तु की दाम बढ़ेगी उसकी मात्रा को कम कर देंगे, जैसे ही दाम घटेगी मात्रा को बढ़ा देंगे, नॉर्मल है। अगला आता है PY, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु मीन्स क्या? एक तो पहला आता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मीन्स क्या? एक के जगह पे दूसरे को ला देना, एक के जगह पे दूसरे को ला देना, वो भी ऐसी वस्तु को लाना जो पहली वाली वस्तु की कमियों को पूरा कर रहा हो। मीन्स एक जैसी वस्तु जिसमें कि एक वस्तु के न होने पे हम लोग दूसरी वस्तु का उपयोग उपभोग एक के स्थान पे दूसरे को ला सके। जैसे कि चाय या कॉफी, जैसे ही हमारे घर पे मेहमान पधारते हैं, ठीक, कहते हैं ना मेहमान, वो क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, मीन्स अतिथि देव के समान होता है। तो जैसे ही वो हमारे यहाँ आता है सबसे पहले तो उसे पूछा जाता है चाय लीजिएगा या कॉफी, चाय या कॉफी। तो यहाँ पे दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चाय के जगह पे हम लोग कॉफी रख सकते हैं और कॉफी की जगह हम लोग चाय रख सकते हैं। दोनों ही पेय पदार्थ है, दोनों को एक साथ एक दूसरे के स्थान पे रखा जा सकता है। सो हम लोगों ने प्रतिस्थापन को अच्छे से समझ लिया है। इसमें कीमत को ऐसे लेते हैं जो वो कैसे प्रभावित करता है। तो जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे चाय का प्राइस फिक्स है पर कॉफी का प्राइस मान लीजिए बढ़ गया, तो क्या कॉफी पीने वाले व्यक्ति उसी मात्रा में कॉफी को पिएंगे? नहीं, वहां पे जो सबसे ज्यादा सोचने वाला उपभोक्ता होगा, जो प्राइस को, जो अपनी आय को सबसे ज्यादा प्रधानता देता होगा, वह क्या करेगा, वह कॉफी की मात्रा को कम कर देगा और चाय की मात्रा को बढ़ा देगा। मीन्स प्राइस कॉफी के बढ़ने के कारण वह कॉफी को कंज्यूम करना कम कर देगा, कॉफी का उपयोग उपभोग करना कम कर देगा और चाय की मात्रा को बढ़ा देगा। इसी स्थान पे अगर चाय की मात्रा, जब चाय का कीमत बढ़ जाता है तो वह चाय की कीमत के बढ़ने के कारण चाय की मात्रा को घटा देगा और कॉफी की मात्रा को बढ़ा देगा।
उसके बाद आता है दूसरे रिलेटेड वस्तु में पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मीन्स पेन और स्याही। पेन और स्याही, देखिए एक पेन है इंकग्लाइजर, जो पेन है एक साल पहले, कुछ नहीं, एक साल पहले लिंकग्लाइजर का 1 साल पहले प्राइस था 5 रुपए। एक पेन की प्राइस थी 5 रुपए, पर अभी के टाइम में वही पेन 8 रुपए में बिक रही है। वहां पे जब उसकी प्राइस, एक पेन की प्राइस 5 रुपए थी, तो हम लोग पेन से लिखा करते थे। एक पेन खत्म होता था दूसरा पेन लाते थे, वो पेन खत्म होता था तीसरा पेन लाते थे। पर अभी के टाइम में मेरी आदत लिंकग्लाइजर से ही लिखने की है, इसीलिए मैं लिंकग्लाइजर का ही उपयोग करती हूँ। पर 5 से 8 हो जाने के कारण मैं पेन खत्म होने पे पेन नहीं खरीदती, बल्कि पेन जब मेरा खत्म हो जाता है तो मैं उसकी रिफिल लाती हूँ, उसमें वो रिफिल लगाती हूँ, फिर लिखती हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, जब प्राइस कम था, जब संबंधित वस्तु पेन और रिफिल, जब पेन का प्राइस कम था तो पेन खत्म होने पे मैं पेन ही खरीदती थी। पर प्राइस बढ़ जाने के कारण जब मेरा पेन खत्म हो जा रहा तो मैं पेन ना खरीद करके उसकी स्याही खरीद रही हूँ। तो पूरक वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सो हम लोगों ने पूरक वस्तु को समझ लिया। अगला है इनकम। फाइट फॉर इनकम मीन्स उपभोक्ता की इनकम। इस उपभोक्ता की इनकम जितनी ज्यादा होती है, उसकी मांग, उसकी इच्छाएं, उसका फैशन उतना ज्यादा होता है। मतलब क्या, मतलब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ चुकी है तो क्या वह कम दाम वाला चावल खाएगा? क्या वह कम दाम वाला दाल खाएगा? नहीं। इसका क्या मतलब समझे, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और निम्न क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी वाली वस्तु की मात्राओं को खरीदना वो कम कर देता है। अगला आता है टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स जिस वस्तु में उसे रुचि है, जिस वस्तु को वो पसंद करता है, उसकी मात्रा अधिक खरीदता है और जिसको नहीं करता उसको कम खरीदता है। जिस चीज का उसके लाइफ में प्राथमिकता, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वो उस वस्तु को सबसे ज्यादा खरीदता है, और जिस वस्तु की प्रायोरिटी सबसे कम है उसे सबसे कम खरीदता है। अगला आता है एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या, संभावनाएं। जिस वस्तु का भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना जितनी ज्यादा होगी, तत्काल मीन्स वर्तमान में, प्रेजेंट में उस वस्तु की मांग उतनी ज्यादा की जाएगी। जैसे कि अभी ही संभावना कर लिया जाए कि 10 दिन बाद आलू की कीमत 30 से बढ़ के 50 हो जाएगी, 30 से बढ़ के 50 हो जाएगी। संभावना है, फिक्स नहीं है, पर संभावना होने के कारण जहां हम लोग 1 केजी आलू खरीदते थे, वहीं पे हम लोग 1 केजी के जगह पे 1 कुंटल खरीद के रख लेंगे, जो भाई 50 रुपया केजी होने वाला है, सीधा 20 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मांग बढ़ गई है। तो हम लोगों ने क्या समझा, भविष्य में जिस वस्तु की कीमत के बढ़ने की संभावना होती है, वर्तमान में उसकी मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों ने व्यक्तिगत मांग फलन को अच्छे से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं बाजार मांग फलन की ओर। तो बाजार मांग फलन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मीन्स बाजार में जितने भी कारक वस्तुओं को प्रभावित करेंगे, वस्तुओं की मांग को प्रभावित करेंगे, उन सभी कारकों का अध्ययन बाजार मांग फलन में किया जाएगा। तो इसमें भी MKT मीन्स मार्केट का जो डिमांड है, मार्केट में जो वस्तु का डिमांड है, वो बराबर आ जाएगा F फैक्टर। PX जानते हैं क्या होता है, PR वो भी जानते हैं क्या होता है, Y इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, T टेस्ट प्रेफरेंस जान चुके हैं, X संभावना और E संभावना ये भी जान चुके हैं। हमारे पास नए 3 वर्ड्स हैं N, YD और TX। तो चलिए इन तीनों वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। N फॉर पॉपुलेशन साइज मीन्स जनसंख्या का आकार। तो जहाँ पे जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पे वस्तुओं की मांग उतनी ज्यादा की जाएगी। जैसे ही हम लोग मान लीजिए मेरे घर में जैसे कि 5 व्यक्ति हैं, सो हम लोग
25 केजी चावल 2 महीने खाते हैं, पर जिसके घर में 15 व्यक्ति होंगे, क्या वह 25 केजी चावल 2 महीने खाएगा? नहीं, वहां पे तो उसे 15 दिन में, 10 से 15 दिन में वो 25 केजी चावल खत्म हो जाएंगे। तो जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ मांग उतनी ज्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ मांग उतनी कम होगी। उसके बाद आता है 5D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मीन्स सभी वर्गों में अगर समान डिस्ट्रीब्यूशन है तो अधिक वस्तुएं खरीदी जाएंगी, और नहीं तो अगर कम है तो जिस उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसा है वह ज्यादा कीमत पे वस्तु खरीदेगा, और जिसके पास कम है वो बहुत कम वस्तु खरीदेगा। फिर आता है TX मीन्स टैक्स। तो सरकार की जो कर की नीति होगी वो वस्तु के बढ़ोतरी और वस्तु की कमी की मात्रा को निर्धारित करेगा। सो हम लोगों ने उत्पादन फलन फंक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब एक नए टॉपिक पे जाएंगे, वो टॉपिक होगा मांग का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमांड। सो अगले टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।